इट्स द रियलिटी। इट्स द रियलिटी को अगर डिटेल में समझें तो ये है इट इज़ द रियलिटी। रियलिटी का हिंदी अर्थ होता है वास्तविकता। तो यही वास्तविकता है ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों की। हैप्पी, खुश, विद द सिल्वर मेडल के साथ आई वन, जो मैंने जीता। देखो विन की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो वन होती है। तो क्या कहने का मतलब है कि खेलों की यही वास्तविकता होती है और सिल्वर मेडल जो मैंने जीता है उसको लेकर के मैं खुश हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी। तो चलो पढ़ते हैं आगे। एक फ़ोटो आप यहाँ पे ये नीरज चोपड़ा की देख रहे हो, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है नीरज सेज, नीरज कहते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट, कठिन होता है, टू फोकस करना अर्थात ध्यान केंद्रित करना, ऑन द प्रोसेस प्रक्रिया पर, व्हेन जब, यू आर वरिड आप चिंतित होते हो, अबाउट बारे में, योर इंजरी अपनी चोट के। अर्थात नीरज चोपड़ा का कहना है कि जब आप अपनी चोट को लेकर के चिंतित होते हो, परेशान होते हो, तो जो काम आप कर रहे हो उसका जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उस पर फोकस करना कठिन होता है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो तो कुछ इसी तरह से, क्योंकि बार बार आपका जो फोकस है, आपका ध्यान आपकी चोट की तरफ भी जाता है, तो आप पूरी तरह से अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो ये बात नीरज चोपड़ा ने कही। कुछ इनके साथ भी ऐसा ही घटित हुआ है। तो चलो पढ़ते हैं इधर अब आगे। सिंस द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, सिंस जब से, द कंट्री देश, बिकेम हुआ, इंडिपेंडेंट आज़ाद। इंडिपेंडेंट वर्ड को आप ज़रूर से ज़रूर याद करना। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र या आज़ाद। तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से इंडियन नेशनल एंथम, देखो इंडियन नेशनल एंथम का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है भारतीय राष्ट्रगान। अब भारतीय राष्ट्रगान की बात आ गई है तो आपसे 2-3 सवाल हम पूछ रहे हैं। एक तो आपको ये बताना है हमें कि राष्ट्रगान को किसने लिखा था। दूसरी बात आप ये बताना कि बेसिकली राष्ट्रगान को किस भाषा में लिखा गया था। और तीसरा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताना कि राष्ट्रगान को कौन से सन में, कौन सी तारीख में संविधान सभा ने स्वीकार किया था। ये तीनों ही सवाल बहुत बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको इनके जवाब पता नहीं हैं तो इस न्यूज़ में कहीं ना कहीं फिर हम आपको इन सवालों के जवाब बताएंगे। तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के अब तक क्या इंडियन नेशनल एंथम, जो भारतीय राष्ट्रगान है, हैज़ बीन प्लेड, वो बजाया गया है एट द ओलंपिक प्लेटफॉर्म, ओलंपिक प्लेटफॉर्म में, ओनली 7 टाइम्स, केवल 7 बार। अर्थात 1947 से लेकर के अब तक राष्ट्रगान जो है ओलंपिक्स में केवल 7 बार बजाया गया है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ाज हिस्टोरिक परफॉर्मेंस, जेवलिन थ्रोअर जो नीरज चोपड़ा हैं उनकी जो हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है। देखो हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक और परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। तो नीरज चोपड़ा का जो ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा था इन टोक्यो गेम्स, टोक्यो गेम्स में प्रोवाइडेड, तो उसने उपलब्ध कराया था द इंडियंस, भारतीयों को, विद वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। तो ये अवसर अर्थात भारतीय राष्ट्रगान को बजाए जाने का अवसर नीरज चोपड़ा की जो टोक्यो गेम्स में परफॉर्मेंस रही थी उसके दौरान भी भारतीयों को मिला था। अर्थात तब भी राष्ट्रगान
ओलंपिक्स में बजाया गया था। क्योंकि जब कोई इंडियन प्लेयर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतता है तो उस समय पे वहाँ पे राष्ट्रगान बजाया जाता है। और ये थोड़ा सा दुख की और खेद की बात है कि ओलंपिक्स में इंडियन प्लेयर उतना मेडल नहीं जीत पाते जितना कि आशा की जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें ओलंपिक्स को लेकर के अपने गेम्स में सुधार करने की भी ज़रूरत है। नीरज कुड नॉट रिपीट, नीरज जो हैं वो कुड नॉट रिपीट नहीं कर सके इन टोक्यो हिज टोक्यो हीरोइक्स। एक बार फिर से देख लीजिए, नीरज कुड नॉट रिपीट का मतलब होता है दोहराना। तो नीरज नहीं दोहरा पाए हिज टोक्यो हीरोइक्स, अपनी हीरोइक्स का मतलब क्या होता है? एक हीरो के जैसा काम, यानी वीरता की कहानी। एज पाकिस्तान्स अहमद नदीम बीट हिम टू द टॉप स्पॉट। तो नीरज ने जैसा टोक्यो गेम्स में प्रदर्शन किया था तो अपना वो प्रदर्शन वो यहाँ पे नहीं दोहरा पाए, क्योंकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने उन्हें हरा दिया और टॉप पे नहीं जाने दिया एट द स्टेड डी फ्रांस में। द इंडियन डिड नॉट हैव द प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। भारतीयों को विशेषाधिकार नहीं मिला ऑफ स्टैंडिंग, खड़े होने का, टू द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान को बजाए जाने के समय अगेन फिर से। यानी कि नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे गोल्ड मेडल नहीं जीता क्योंकि पाकिस्तान के जो अहमद नदीम हैं उन्होंने उन्हें टॉप पे नहीं पहुँचने दिया और उन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिला, उनको सिल्वर मेडल मिला, इसलिए राष्ट्रगान वहाँ पे नहीं बजाया गया। तो वही बोल रहा है वो कि भारतीयों को, और आपको पता है कि जब राष्ट्रगान बजाया जाता है तो वहाँ पे हर भारतीय को खड़ा होना होता है। भारतीय हो या कोई भी हो, अगर राष्ट्रगान प्ले किया जा रहा है तो फिर सबको खड़े होकर के ही सम्मान देना होता है। तो वही आप बात यहाँ पे बोली जा रही है कि भारतीयों को वो विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया कि वो राष्ट्रगान पे खड़े हो सकते, क्योंकि नीरज चोपड़ा गोल्ड नहीं जीत पाए। बट लेकिन हैज़ टेकन हिज सिल्वर मेडल इन हिज स्ट्राइड का मतलब जो होता है ना, स्ट्राइड का मतलब होता है प्रगति। लेकिन वो जो है सिल्वर मेडल इस प्रगति में जीत पाए, अर्थात इस स्पोर्ट्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया एंड इज़ प्राउड टू हैव कंट्रीब्यूटेड। और इस बात का हमें गर्व है कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? योगदान करना, कि उन्होंने योगदान किया टू द कंट्रीज़ मेडल टैली। देश को जो मेडल यहाँ पे मिलेंगे तो उसकी जो संख्या है उसमें उन्होंने योगदान किया एट द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। ये जो पृथ्वी पर ग्रेटेस्ट शो हो रहा है, आपको पता होगा ओलंपिक्स जो है सबसे बड़े खेल होते हैं, तो इस अवसर पर जो भी भारतीयों को मेडल मिलेंगे तो उसमें जो है जो नीरज चोपड़ा का योगदान रहेगा सिल्वर मेडल जीतने के बाद, उसका जो है भारतीयों को गर्व है। इट इज़ द रियलिटी ऑफ स्पोर्ट्स, इट इज़ द रियलिटी ऑफ स्पोर्ट्स, यही खेल की सच्चाई होती है। नो मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता हाउ बिग ए चैम्पियन समवन इज़, कि कौन कितना बड़ा चैम्पियन है। यानी कि कोई कितना भी बड़ा चैम्पियन क्यों ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ही डज नॉट ऑलवेज विन, वो हमेशा जीतता नहीं है। ये केवल खेलों के बारे में नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली बात है। नीरज चोपड़ा का कहना है कि कोई चाहे कितना भी बड़ा चैम्पियन क्यों ना हो, हमेशा वो जीतता नहीं है। समटाइम्स और द अदर, कभी ना कभी द रिजल्ट डज नॉट गो इन हिज फेवर, कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि परिणाम उसके पक्ष में
नहीं जाते। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हों, चाहे आप किसी जॉब को पाने की तैयारी कर रहे हों, चाहे किसी और फील्ड में काम करते हों, तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे, आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन अगर कभी असफलता मिले तो उसके लिए हताश या निराश बहुत ज़्यादा मत होना, क्योंकि कोई चाहे कितना भी बड़ा चैम्पियन क्यों ना हो, कभी ना कभी उसको भी हार का सामना करना पड़ जाता है। ये प्रकृति का नियम है। इट वुड हैव बीन ग्रेट। इट वुड हैव बीन ग्रेट, ये बड़ा महान होता, बड़ा महान क्षण उस समय होता। हैड द नेशनल एंथम बीन प्लेड, कि काश राष्ट्रगान को बजाया जा सकता। अर्थात यदि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत जाते और उस समय अगर राष्ट्रगान वहाँ पे बजाया जाता तो अपने आप में ये ग्रेट मोमेंट होता। बट लेकिन आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ विद द सिल्वर मेडल, अपने सिल्वर मेडल के साथ। आई वन, जो मैंने जीता, फॉर द कंट्री, देश के लिए। लेकिन मैंने देश के लिए जो सिल्वर मेडल जीता है, मैं उससे भी संतुष्ट हूँ, उससे भी खुश हूँ। नीरज टोल्ड द हिंदू, नीरज ने ये बात द हिंदू को बताई। ड्यूरिंग हिज विजिट टू द ओमेगा हाउस हेयर, अर्थात जब वो ओमेगा हाउस आए तो तब नीरज चोपड़ा ने ये बात बताई कि जो मुझे सिल्वर मेडल मिला, जो मैंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता, उससे भी मैं खुश हूँ। लेकिन अगर राष्ट्रगान प्ले में करवा पाता तो ये अपने आप में एक बहुत ही महान क्षण होता। नीरज हैड सम इश्यूज विद हिज रन अप ड्यूरिंग द जेवलिन फाइनल। नीरज हैड सम इश्यूज़, इशू का मतलब होता है मुद्दे या दिक्कतें, विद द रन अप ड्यूरिंग द जेवलिन फाइनल, अर्थात जेवलिन फाइनल के दौरान नीरज को रन अप पे कुछ दिक्कतें दिखाई दी। आफ्टर विच, जिसके बाद ही वो सीन, उनको देखा गया, गोइंग अप टू दैट एरिया, उस एरिया में, उस क्षेत्र में जाते हुए, टू चेक समथिंग, कुछ चेक करने के लिए। ठीक है, अर्थात बाद में वो रनअप पे गए और ऐसा लग रहा था कि कुछ वहाँ पे वो चेक कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ दिक्कतें, कुछ समस्याएं दिखाई दी थी। ए लॉट ऑफ माई थ्रोज, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी। माई थ्रोज, मेरी थ्रो, वर फाउल थ्रोज, मेरी बहुत सारी जो थ्रो रहीं वो फाउल थ्रो रहीं। सम ऑफ दोज, फाउल थ्रो को आप जानते हो कि उस थ्रो को काउंट नहीं किया जाता है। सम ऑफ दोज आई डिड डिलिबरेटली, इस वर्ड को ज़रूर याद करना। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, अपनी इच्छा से। तो उन थ्रो में से कुछ थ्रो तो मैंने जानबूझकर की थी। दो का मतलब होता है यद्यपि। कहने का मतलब यह है कि मेरी बहुत सारी थ्रो जो है फाउल थ्रो गई और उनमें से कुछ थ्रो मैंने जानबूझकर भी फाउल की थी। आई वो जस्ट चेकिंग, जस्ट का मतलब है यहाँ पे केवल, मैं केवल ये चेक कर रहा था। वेयर, कहाँ पे, आई गोट ब्लॉक्ड, मैं कहाँ पे ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे फंस रहा हूँ, ये चेक कर रहा था मैं, और इसीलिए मैंने कुछ फाउल थ्रो भी वहाँ पे की। आई जस्ट वॉन्टेड, मैं केवल चाहता था, टू हैव ए लुक, ये देखना, एट द एरिया, उस एरिया में, अर्थात मैं उस क्षेत्र को चेक करना चाहता था, मैं देखना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ पे गया। ऑन द फील्ड, मैदान पर, नीरज पंप्स हिमसेल्फ, पंप का मतलब क्या होता है? पंप का मतलब होता है हवा भरना, धकेलना, पहुँचना, पुश करना। तो ऑन द फील्ड नीरज पंप्स हिमसेल्फ अप विद सम एग्रेशन। एग्रेशन का क्या मतलब होता है भाई? एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता। तो नीरज अपने आप को मैदान में एक आक्रामकता के साथ उतारते हैं। समझ गए ना आप? आक्रामकता के साथ उतारना अर्थात जब वो खेल के मैदान में आते हैं तो वो आक्रामक होते हैं।
विच समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, जिसको कभी कभी मे बी मिसकंस्ट्रूड, मिसकंस्ट्रूड का मतलब होता है गलत अर्थ निकाल लेना, जिसका कभी कभी गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है एज हिज एंगर, उनके क्रोध के रूप में। अर्थात हालांकि वो क्रोधित नहीं होते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि क्रोध में और एग्रेशन में अंतर होता है। तो वो एग्रेसिव होकर के फील्ड में आते हैं, और कई बार ये भी हो सकता है कि लोग उनके उस एग्रेशन का गलत मतलब निकाल लें और उसको उनका गुस्सा समझ लें। येस, हाँ, आई डू गेट एंग्री, हाँ मुझे गुस्सा आता है। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता आई गेट एंग्री ऑन द फील्ड, हाँ मुझे गुस्सा तो आता है लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मैदान में गुस्सा करता हूँ। आई गेट एग्रेसिव, मैं एग्रेसिव रहता हूँ, मैं आक्रामक होता हूँ ऑन द फील्ड, मैदान में। एंड और इट इज़ नेसेसरी, और ये आवश्यक होता है समटाइम्स, कभी कभी, और कभी कभी ये आवश्यक होता है। जो सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी है, तो अगर उसके सामने आप एग्रेसिव हो एक लिमिट में, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है और आप उस पर विजय हासिल कर लेते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने कही कि मैं मैदान में गुस्सा करता हूँ ऐसा तो मैं नहीं कहता, हाँ मैं एग्रेशन के साथ जाता हूँ, और ऐसा करना जो है कभी कभी आवश्यक भी हो जाता है। आई मैं ट्राई टू हैंडल इट, मैं इसको हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। अलोंग विद द एग्रेशन, एग्रेशन के साथ साथ आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, टू कीप माई फोकस, अपना ध्यान केंद्रित करने की, ऑन टेक्निक, टेक्निक पर, एंड परफॉर्मेंस, और प्रदर्शन पर। ठीक है, एग्रेसिव तो मैं होता हूँ, लेकिन एग्रेशन के साथ साथ मैं अपना ध्यान अपनी परफॉर्मेंस अर्थात अपने प्रदर्शन पर और अपनी टेक्निक पर भी बना करके रखता हूँ। ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग दौरान हिज, उनकी परफॉर्मेंस प्रदर्शन, उनके प्रदर्शन के दौरान, नीरज हैज़ बीन केयरफुल अबाउट द इंजरी, नीरज अपनी चोट के बारे में सावधान दिखे, केयरफुल का मतलब सावधान। ही हैज़ बीन कैरिंग फॉर सम टाइम, जो उनको कुछ समय से लगी हुई है। अर्थात नीरज चोपड़ा जो हैं जब अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे तो उस समय वो अपनी चोट को लेकर भी सावधान दिखे, और ये चोट उन्हें पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से लगी हुई है। ही एग्रीड, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, एग्रीड उसका पास्ट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यहाँ पे है। ही एग्रीड, वो सहमत हुए, दैट इट अफेक्टेड हिज फोकस, कि इसने उनके फोकस को प्रभावित किया है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, अर्थात नीरज चोपड़ा इस बात से सहमत हुए कि चोट की वजह से उनका जो फोकस है, जितना फोकस वो अपने स्पोर्ट पे कर सकते थे वो नहीं कर पाए, उनका फोकस प्रभावित हुआ, ऐसा वो कहते हैं। यस, हाँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट, कठिन होता है, टू कॉम्पीट, कॉम्पीट का मतलब होता है प्रतियोगिता करना, तो प्रतियोगिता करना, मुकाबला करना मुश्किल होता है, डिस्पाइट, बावजूद, एन इंजरी, एक चोट के। अर्थात जब चोट लगी हुई हो तो उस समय प्रतियोगिता में फोकस करना थोड़ा कठिन काम होता है। इन स्टीड ऑफ, इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इन स्टीड ऑफ द परफॉर्मेंस, प्रदर्शन के बजाय, यू फोकस, आप फोकस करते हो, मोर ऑन नॉट एग्रेवेटिंग, एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ाना या छेड़ना या गंभीर बनाना, द इंजरी, चोट को। कहने का मतलब यह है कि जब आपको चोट लगी हुई हो और उस समय आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है इस बात पर भी रहता है कि आपकी चोट बढ़ ना जाए, आपकी चोट छिड़ ना जाए, गंभीर ना हो जाए। इसलिए आप जो है अपनी परफॉर्मेंस पे उतना फोकस नहीं कर पाते हो जितना आप कर सकते थे। डिस्पाइट दैट, और ये इन्होंने बड़े खुले मन से बात स्वीकार की है,
वरना कोई और खिलाड़ी होता तो बोलता नहीं चोट से तो कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे करके वैसे करके, ऐसा जबकि नहीं है। इंसान इंसान है, अगर उसको चोट लगी हुई है तो उसकी परफॉर्मेंस उससे प्रभावित होती ही होती है। डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद, आई परफॉर्म्ड वेल, मैंने अच्छा प्रदर्शन किया, एंड गोट माई सीजन बेस्ट थ्रो, और इस सीज़न की मैंने अपनी बेस्ट थ्रो वहाँ पे दी, अर्थात सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, सबसे अच्छी थ्रो, सबसे लंबी थ्रो इस सीज़न में मैंने वहाँ पे फेंकी। अपार्ट फ्रॉम एड्रेसिंग इंजरी इश्यूज़, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है, अपार्ट फ्रॉम का मतलब अलग, एड्रेसिंग इंजरी इश्यूज़, इंजरी इशू मतलब चोट के मुद्दे, अर्थात चोट की समस्याएं। तो जो चोट की समस्या उनको है, उसके अलावा नीरज हु इज़ येट टू क्रॉस द 90 मीटर मार्क, तो नीरज जिन्हें अभी 90 मीटर की जो थ्रो है उसके मार्क को अभी पार करना बाकी है। वांटेड वो चाहते थे, टू इम्प्रूव सुधारना, द टेक्निकल साइड ऑफ द गेम, इस गेम की जो टेक्निकल साइड है। कहने का मतलब यह है कि उनको चोट तो लगी हुई है ही, लेकिन अभी चूँकि उन्होंने 90 मीटर मार्क को क्रॉस नहीं किया है, 90 मीटर थ्रो अभी नहीं की है, तो कहने का मतलब यह है कि उन्हें अपनी चोट से तो निजात पानी ही है, और अभी 90 मीटर का जो मार्क है उसको भी क्रॉस करना है, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि इस गेम की जो टेक्निकल साइड है उसको भी वो इम्प्रूव करें, उसमें भी वो सुधार करें। क्योंकि जेवलिन थ्रो में क्या होता है ना कि टेक्निकली ये टेक्निकल गेम है, और इसमें टेक्निकली चीज़ों को हैंडल करना होता है। अगर आप जेवलिन को थ्रो कर रहे हो और एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको थ्रो कर रहे हो, एक सही कोण पे अगर थ्रो कर रहे हो, तो कम ताकत में भी आपकी थ्रो लंबी जा सकती है। लेकिन अगर आप गलत एंगल पे थ्रो कर रहे हो तो आप ज़्यादा ताकत लगा कर भी उतना लंबा थ्रो नहीं कर सकते हो। तो ये टेक्निकल गेम है। जेवलिन इज़ ए टेक्निकल स्पोर्ट, आगे लिखा भी है उन्होंने कि जेवलिन जो है वो एक टेक्निकल स्पोर्ट है। यू ऑलवेज़, आप हमेशा ही, हैव सम स्कोप, हमेशा ही स्कोप बना रहता है, फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार करने का। अर्थात जेवलिन एक टेक्निकल गेम है और आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप जो है इसमें सुधार करें। देयर आर ए फ्यू थिंग्स, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, दैट आई हैव टू इम्प्रूव, जिन्हें मुझे सुधारना है, एंड आई विल वर्क ऑन दैट, और मैं उन चीज़ों पर काम करूँगा, इन द नेक्स्ट ऑफ सीजन, जो आने वाला ऑफ सीजन रहेगा, अर्थात जब गेम्स नहीं होंगे, प्रतियोगिताएं नहीं होंगी, उस समय मैं उन चीज़ों में सुधार करूँगा। सेवरल एथलीट्स अक्रॉस, सेवरल एथलीट्स, सेवरल का मतलब होता है अनेक, एथलीट्स का मतलब आप जानते हो खिलाड़ी, अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे जो है ना, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे फील्ड से है, क्षेत्रों से है नहीं। तो सेवरल का मतलब अनेक होता है, तो अनेक खिलाड़ी, अनेक एथलीट जो कि अनेक क्षेत्रों से हैं, हैव रेज्ड द कंसर्न, तो उन्होंने कंसर्न जाहिर की। रेज का मतलब उठाना या जाहिर करना, और कंसर्न का मतलब होता है चिंता। तो उन्होंने चिंता व्यक्त की अबाउट द मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। बट लेकिन, नीरज इज गिफ्टेड, लेकिन नीरज को उपहार में मिला हुआ है, विद द इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब होता है संतुलन, ठीक है। तो नीरज को जो है उपहार में संतुलन में मिला हुआ है, अर्थात ईश्वर ने उन्हें संतुलन उपहार में दिया है, टू हैंडल करने के लिए, है नहीं। टफ़ सिचुएशंस, टफ़ का मतलब मुश्किल, सिचुएशन का मतलब स्थिति, परिस्थिति, पोज्ड जो पैदा होती हैं, बाय द डिमांड्स, मांग के द्वारा, ऑफ मॉडर्न डे स्पोर्ट्स, जो आधुनिक समय का खेल है,
क्योंकि जो पहले समय के खेल थे, जो आधुनिक समय के खेल हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी का और ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो यही वो बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न टाइम का, मॉडर्न डे का स्पोर्ट्स है, तो उसकी जो मांग है कि आपको इस तरह से अपने आप को अपडेट करना है, ये सुधार आपको अपनी प्रोसेस में, अपनी परफॉर्मेंस में लाने हैं। तो इन सारी कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए गॉड ने ऑलरेडी उनको जो है संतुलन गिफ्ट में दिया है, ऐसा जो है कहना है। आगे बढ़ें। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि वो मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि राष्ट्रगान किसने लिखा, बेसिकली कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, कब इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रगान को जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। और बेसिकली जन गण मन एक गीत था जिसको बांग्ला में लिखा गया था, बांग्ला भाषा में। उसके बाद 1950 में 26 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के द्वारा इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो तीनों सवाल के जवाब आपको यहाँ पे मिल गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा, बेसिकली बांग्ला भाषा में इसको लिखा गया था, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था, ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आई डोंट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, फॉर गुड मेंटल हेल्थ, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आई जस्ट वर्क हार्ड, मैं केवल कठिन मेहनत करता हूँ, एंड कीप माई फोकस ऑन इट, और मैं अपना फोकस इस पर रखता हूँ, सैड नीरज ने कहा। और ये वास्तव में बात अपने आप में सही है कि अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है तो आपको अधिक से अधिक अपने आप को अपने काम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा और कठिन मेहनत वहाँ पे करनी पड़ेगी, तो आपका जो है मेंटल हेल्थ सही रहेगी। और अगर आप अपने काम पे फोकस नहीं करोगे, इधर उधर के कामों में ध्यान दोगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ कभी भी सही नहीं रह सकती, क्योंकि सफलताएं आपको मिलेंगी नहीं तो आप परेशान रहोगे। जब आप हार्ड वर्क करोगे, एक तो आपका दिमाग उधर लगा रहेगा, दूसरा आपको सफलताएं मिलेंगी, तो आपकी मेंटल हेल्थ खुद ही अच्छी रहेगी। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।